नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से मेरे पास एक खबर है। मैं एज इट इज़ आपको पहले डोनाल्ड ट्रंप का बयान पढ़ के सुना देता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप को एक्चुअली हुआ ये था कि इसराइली इंटेलिजेंस ने डोनाल्ड ट्रंप को खबरदार किया था कि ईरान आपको कत्ल कर सकता है। दूसरा, ईरान के अंदर जब भी अवाम निकलती है तो अवामी सतह के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं और वो उनके नारों में मुर्दाबाद कहा जाता है। तो अमेरिकन समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करने की धमकी, वैसे वो कहते भी हैं। कई मरतबा जब अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक करता है तो ईरान के अंदर से ऐसी आवाज़ें आती हैं, लेकिन पॉलिटिकली या उनकी गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर कभी नहीं कहा गया कि हम डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल कर देंगे। जबकि अमरीकी हुकूमत अक्सर ये कहती है कि हम फलाने को मार देंगे, फलाने को मार देंगे, फलाने को मार देंगे। इसराइली गवर्नमेंट भी कहती है, लेकिन ईरानी गवर्नमेंट ने ऐसा कोई नहीं कहा कि हम फलाने रहनुमा को या डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल कर देंगे, ऐसी कोई बात की नहीं। लेकिन ये इसराइली इंटेलिजेंस ने डोनाल्ड ट्रंप को खबरदार किया था कि आपको ईरान कत्ल कर सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो ऐलान है वो क्या है, स्टेटमेंट देख लें आप। ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट को ये बताया बात करते हुए कि अगर ईरान उन्हें कत्ल करने की अपनी साजिश में कामयाब हो जाता है तो उन्होंने इस सूरत हाल में जवाबी कार्रवाई के लिए हदायत छोड़ दी हैं और ईरान को तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा और उसकी भारी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। फिर ट्रंप ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे मिस किया करेंगे, मेरी कमी आप महसूस करेंगे मेरे जाने के बाद। तो ये ना दो चीज़ें बता रहा है। एक तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये खौफ पैदा हो गया है कि वो काफ़ी गैर मकबूल हो रहे हैं और अब वो अपनी जान को भी बीच में लेकर आ रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ करके उनकी मकबूलियत वापस आए। उनके ऊपर एक जानलेवा हमले की जब रिपोर्टिंग हुई, जब वो सहाफ़ियों से मिल रहे थे जो लोग वाइट हाउस कवर करते हैं, तो उस वक्त भी मुझे अच्छी तरह याद है कि उस इंसिडेंट के बाद हमने नज़र रखी तो डोनाल्ड ट्रंप का कोई डाटा बेहतर नहीं हुआ, कोई उनकी मकबूलियत में इजाफा नहीं हुआ था। तो उनको ये प्रॉब्लम तो है डोनाल्ड ट्रंप को कि उनकी मकबूलियत बहुत गिरी है। दूसरा ये है कि अगर कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन खुदा न खास्ता हो जाता है और कोई और शरारत कर देता है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई भी इंसिडेंट होता है, तो इसका क्या अल्टीमेट रद्देमल यही होगा कि ईरान के ऊपर बहुत बड़ा हमला हो जाए। मुझे नहीं लगता कि ये कोई सीन अप्रोच होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने ये वाले जुमले खुद से बोलकर अपने आप को खुद थोड़ा वुल्नरेबल कर दिया है। अब बहरहाल अमरीकी सदर उनकी सिक्योरिटी के बड़े शानदार इंतजाम होते हैं। अभी वो जब तुर्की के दौरे पर गए थे तो उनको ये पैगाम पहुंचाया गया कि आप पुराने एयरफोर्स वन पे वापस आएँ, जो आपको कतर ने गिफ्ट किया है उस पर आप वापस ना आएँ। और इसके भी पीछे सिक्योरिटी रीजंस थे। और ईरान के ऊपर माजी में जो पाबंदियाँ थी वो पाबंदियाँ भी अब ऐसा लगता है कि नहीं रहेगी। तो फ़र्क क्या पड़ा डोनाल्ड ट्रंप के जंग छेड़ने से लेकर अब तक? क्या ईरान में रजीम तब्दील हुआ? नहीं हुआ। अमेरिकन अपनी फेस सेविंग के लिए बार बार कह रहे हैं रजीम बदल गया, रजीम बदल गया। क्या बदला भाई? ये मौजूदा रजीम ने सारे मिसाइल चलाए हैं। पिछला रजीम तो जंग के पहले दिन ही शहीद हो गया था। आयतुल्लाह अली खामनेई तो जंग के पहले दिन शहीद हो गए थे। ये जो ईरान ने वापस हजारों मिसाइल और ड्रोन मारे हैं, ये तो इसी रजीम ने मारे हैं जिसको वो कह रहे हैं अच्छा है, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये जो नया रजीम है ये वही है जो पहले था, सिर्फ शक्लें बदल गई हैं, बंदे बदल गए हैं। ये वही लोग हैं, वही टीम है। तो एक तो रजीम तब्दील नहीं हो सका। नंबर 2, आबना हुर्मुज़ जंग से पहले खुला था, जंग के बाद बंद है। नंबर 3, डोनाल्ड ट्रंप पहले से ज्यादा गैर मकबूल हो गए। अभी एक लेटेस्ट सर्वे आया उसमें -17% इनकी पॉपुलैरिटी गई है। तो डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त जो डाटा है या अमेरिकन मीडिया बता रहा है, मैं CNN की एक रिपोर्ट देख रहा था, उसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त अमेरिका की तारीख के तमाम सुदूर से, यानी हालिया तारीख जो है अमेरिका की, इसमें तमाम सुदूर से ज्यादा गैर मकबूल सदर है। ये हालत डोनाल्ड ट्रंप की हुई है। तो मकबूलियत डोनाल्ड ट्रंप की फारिग हो गई जंग के नतीजे में। अमेरिका की चौधराहट भी बढ़ गई। पहले अमेरिका खित्ते का चौधरी था दुनिया का, यहाँ अपने जहाज भेजता था, लोग बात मान लेते थे, हमारा बैरी बेड़ा आ रहा है, वो सारे कहते थे दसों सरकार करना किए। पाकिस्तान में एक उनका छोटा सा सेक्रेटरी लेवल का बंदा, एक उसका साइफर आ जाता था पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में रजीम तब्दील हो जाता था। वो उनका एक छोटा मोटा ऑफिसर भी आता था तो हमारे हुक्मरान लाल टाइयां लगा के खड़े हो जाते थे उसके रास्ते में। तो वो जो चौधराहट अमेरिका की थी वो बाकी नहीं रही। ऐसी मनोसत डाली है इन्होंने, जाके ट्रंप को जफ्फा डाला, ट्रंप की चौधराहट भी बढ़ गई, अमेरिका से ही बेड़ा गर्क कर दिया पकड़ के। अब एक तो अमेरिका की चौधराहट भी गई, फिर अमेरिका के इत्तेहादी भी इसके हाथों से छूट गए। वो ममालिक जो आंखें बंद करके अमेरिका के पीछे चलते थे वो अब सवाल पूछते हैं, जवाब मांगते हैं। और अमेरिका के जो इत्तेहादी थे वो उसके हाथों से निकल गए। उन्हें लगा कि वो अमेरिका की ख्वाहिश के लिए लड़ाइयों में नहीं कूद सकते बार बार। फिर आयरन डोम की एक पूरी मिथ थी कि जनाब आयरन डोम है, पैट्रियट का एक फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम है, अमेरिका का दुनिया का नंबर 1 है, वो ख़त्म हो गया। सब ने देखा कि ईरानी मिसाइल गए, ईरानी ड्रोन गए, उन्होंने जाके अपने टारगेट्स को हिट किया है। अमेरिका की अस्करी कुव्वत के ऊपर सवालात उठे कि वो आउटडेटेड है। यानी ये जो अस्करी कुव्वत इस वक्त अमेरिका के पास है ये वो नहीं है जो जदीद लड़ाइयाँ लड़े, वो आउटडेटेड है। और चाइना ने, रशिया ने इसका काफ़ी मजाक भी उड़ाया। फिर अमेरिका की हथियारों की मार्केट जो है वो बहुत बुरी तरह तबाह हुई है।
कई ममालिक जिन्हें अमेरिका से ख़तरा रहता था उनका हौसला बढ़ गया इस लड़ाई के बाद, और जो खलीज का खित्ता है वो भी बहुत हद तक बदल जाएगा और एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ दुनिया बढ़ती हुई दिखाई दे रही है इस जंग के बाद। तो डोनाल्ड ट्रंप की लड़ी हुई जंग में अमेरिका को क्या मिला, इसराइल को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। नुकसान हुआ अरबों का, नुकसान हुआ ईरानियों का, लेकिन अमेरिका की मिथ टूट गई, इसराइलियों की मिथ टूट गई। और अगर ये जंग इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप यहाँ बंद करता है तो अमेरिका इस जंग के लिए लूज़र के अलावा कोई और टाइटल हासिल नहीं कर पाएगा, मुझे तो ये लगता है। नाज़रीन, एक और चीज़ मैं पाकिस्तान से आपके लिए शेयर कर देता हूँ, लेकिन मैं नसीम शाह का वाक़या आपके साथ शेयर कर रहा था तो मुझे उसमें एक और चीज़ याद आ गई। इसी मुल्क में ना एक गलीज़ जानवर के साथ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना को तशबीह दी गई, उनकी तौहीन की गई, लगातार तौहीन की गई। तो बानी पाकिस्तान की बहन की तौहीन की गई इस मुल्क में, उस मुल्क में एक शहजादी के बारे में ट्वीट आ गया तो 2 करोड़ जुर्माना। आज तक किसी ने अयूब खान से पूछा या उसकी कब्र से पूछा कि फातिमा जिन्ना की तौहीन क्यों की थी? तो यहाँ पे ना एक अजीब है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और लाठी हमेशा से मखसूस लोगों ने पकड़ी हुई है और पूरी कौम को हाँकने की कोशिश कर रहे हैं, और माफिया को खुली छूट है। यानी मिसाल के तौर पे मैं जाते जाते आपको बताऊं कि जो LPG का सिलेंडर है ये पाकिस्तान में बेचा जाता है ना, इसके ऊपर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी भी है जो ये देखती है कि जनाब LPG महंगी हो रही है, सस्ती हो रही है। ये पिछले 1 महीने में, मार्च के महीने में कौम को 43 अरब का चूना लगाया LPG माफिया ने। हर चीज़ के अंदर माफिया बैठा हुआ ना, 42 से 43 अरब का चूना लगा दिया सिर्फ मार्च के महीने में पाकिस्तानियों को, और ये बाकायदा डाटा अवेलेबल है। हुकूमत ने क्या किया? माफिया को खुली छूट है, जो मर्जी वो करें, लेकिन उन्हें पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का मुती होना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, मैं एक डाटा और आपके सामने रखता हूँ, ये तो आप देखिएगा। देखिए ना, हर एक का अपना अपना काम होता है ना। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की जान की हिफाजत है, यानी तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी होती है ना फ़ौज के पास, कि जैसे ही सिविल इंतज़ामिया फ़ौज को कहती है कि जंग शुरू कर दो, वो जंग शुरू कर देते हैं। जब उन्हें कहते हैं फ़लाँ इलाके में जाओ ऑपरेशन करो, वो करते हैं। जब उन्हें कहते हैं हमें फ़लाँ जगह पे आपके बंदे चाहिए, वहाँ वो भिजवाते हैं। तो वो हुक्म के गुलाम है, वो उनको तनख्वाह मिलती है और उन्हें काम करना है उसके मुताबिक और अपनी तैयारियां रखनी है। अब पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई की जिम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज की है, लेकिन हालात यहाँ पैदा हो गए हैं कि आलमी सतह पे लीडर हैं, आलमी सतह पे जनाब मैं सालसी करवा रहा हूँ, फ़लाँ से मुलाकात, फ़लाँ से मुलाकात, ये तो चल रहा है काम, और इसे बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। और देखें, कामयाबी एक तरह की है भी। अमेरिका को किसी और ने ये फेस सेविंग लेकर नहीं देनी थी। पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका ने भरोसा किया, ईरान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात थे, फील्ड मार्शल ने इससे फ़ायदा उठाया और भला हुआ। लेकिन अभी फिर लड़ाई शुरू हो गई है। वो लड़ाई कभी बंद होती है, कभी शुरू हो जाती है। पाकिस्तान एक बड़ा कमज़ोर सालिस है, दोनों फरीकैन में से किसी को भी दबाकर बात नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो हम सूरत हाल ठीक कर सकते हैं ना। आज फील्ड मार्शल के आने के बाद पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान में दहशतगर्दी सबसे ज़्यादा बढ़ गई है। यानी अगर आप डेटा देखें तो डेटा ये बताता है कि इस खित्ते में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसमें पाकिस्तान से ज़्यादा दहशतगर्दी हो। अफ़गानिस्तान हो, इराक हो, यमन हो, शाम हो, सोमालिया हो, कोई भी ऐसा मुल्क हो, उन सारे मुल्कों में हालात पाकिस्तान से बेहतर हैं। हैरत हो रही है आपको? पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है वो इतनी बढ़ गई है कि अफ़गानिस्तान 9वें नंबर पे है और पाकिस्तान दूसरे नंबर पे है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी का जो सामना आसिम मुनीर साहब के दौर में किया, वो इससे पहले इसका रिकॉर्ड नहीं मिलता। आज पाकिस्तान बदतरीन दहशतगर्दी का सामना कर रहा है और हम उसे रोकने में कामयाब नहीं हो रहे। बलूचिस्तान जल रहा है, कबायली इलाके जल रहे हैं, और पूरा जोर इस बात पे है कि कश्मीर में अपनी हुकूमत बना लें, गिलगित बल्तिस्तान में अपनी हुकूमत बना लें, यहाँ मादनियात पड़ी हुई हैं, यहाँ पे हुकूमत बना लें, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को कंट्रोल कर ले, कोई अवामी तहरीक खड़ी ना हो जाए, हम जाके बोर्ड ऑफ पीस के अंदर बैठ जाएं, किसी तरह इसराइल को तस्लीम करने का कोई रास्ता निकल आए, इमरान खान को जो है वो इर्रेलिवेंट कर दे। बस इन्हीं चीज़ों के ऊपर सारा का सारा जोर है। अमेरिका को राज़ी करने की किसी तरह हमारी जो हुकूमत है उसको लेजिटिमेसी मिल जाए, और कुछ भी नहीं है, किसी चीज़ पे तवज्जो नहीं है। तो जो असल काम है वो तो किया नहीं जा रहा। और दहशतगर्दी के आदाद शुमार आप देखें तो हालात क्या हो गए। मैं थोड़ा कंपैरिजन भी आपके सामने रख देता हूँ ना। कई लोग कहते हैं जी दहशतगर्दी तो बहुत पुरानी चीज़ है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो एक रिपोर्ट है साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल, इसकी रिपोर्ट क्या बताती है कि 2018 से 2021 तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात कितने हुए। 2018 में 158 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए, 2019 में 137, 2020 में 178, 2021 में 226, और फिर उसके बाद ये तकरीबन मजमूई तौर पे इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 699 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए, और जनरल बाजवा उस वक्त आर्मी चीफ था।
तो 699 इमरान खान का दौर। अच्छा, अब इसी रिपोर्ट के मुताबिक रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से लेकर अब तक कितने लोग शहीद हुए, ज़रा ये आप देख ले। सिक्योरिटी एहलकार जनाब, जैसे ही इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई 2022 में, तो 380 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, और फिर उसके बाद 2023 में 520, फिर 2024 में 754, फिर 2025 में 664, फिर अब जनाब इस वक्त 3 सालों के अंदर जो मजमूई तौर पे 2317 से 2320 तक की तादाद बनती है। यानी इमरान खान के दौरे हुकूमत में इससे 4 गुना कम थी दहशतगर्दी, या उससे भी ज़्यादा कम थी। ड्रोन हमले भी बंद थे, लोगों को मार्टर भी नहीं मारे जा रहे थे, जबरी गुमशुदगियां भी बंद हो गई थी। 400 जबरी तौर पे लापता अफराद अख्तर मेंगल साहब के हवाले किए गए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने करवाए थे। हालात को नॉर्मलाइज कर रहे थे, लेकिन फिर इन्हें रजीम चेंज ऑपरेशन का शौक चढ़ गया, और उसके बाद आज पाकिस्तान के साथ क्या हुआ वो आपके सामने डेटा मैंने आपके सामने रख दिया। और पूरी दुनिया का डेटा ये बताता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से दहशतगर्दी पाकिस्तान में बढ़ रही है। कायद आज़म ने क्या कहा था, पाकिस्तान की असास क्या है, इसके ऊपर बात करें ना। भारत आजकल वैसे ये समझाया जाता है मुख्तलिफ हलकों में बैठ कर कि इसराइल को तस्लीम कर लेने में पाकिस्तान का फ़ायदा होगा। ये बार बार समझाया जाता है, ये बात बार बार की जाती है, और लोगों को ऑफ द रिकॉर्ड कायल किया जाता है। 2-4 लोगों ने मेरे से भी एक दफ़ा ये बात की थी, मैंने शटअप कॉल दी थी कि यार देखो, ये पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं है, पाकिस्तानी इसको तस्लीम नहीं करेंगे जब तक कि आप फ़लस्तीनियों को उनका हक नहीं मिल जाता, वो मुतमईन नहीं हो जाते, तो हम कौन होते हैं कि हम मुतमईन हो जाए यहाँ बैठ के। सऊदी अरब का भी यही मौक़िफ़ है कि पहले फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमल में आना चाहिए, उन्हें मुतमईन होना चाहिए। अब यहाँ पे तो एक से एक नई गेम हो रही है। ये एक चीज़ मैं आपके सामने रखता हूँ, एक नई साजिश इसको करार दिया जा रहा है जो बुनी गई है, और इसके अंदर जो खेल है वो क्या है। ये मिडल ईस्ट आई नहीं, ये खबर ब्रेक की है, और ये एक बड़ी तशवीशनाक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इसराइल एक ऐसे मंसूबे पर गौर कर रहे हैं जिसके तहत मस्जिद अक्सा पर उर्दन की तारीखी कस्टोडियनशिप उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। यानी इस वक्त उर्दन के कंट्रोल में है, उसे ख़त्म कर रहे हैं, और इस मंसूबे के मुताबिक इस्लामी औकाफ की जगह पर इसराइल की हमायत याफ्ता एक नई बॉडी कायम की जाएगी जो इस मुकद्दस मुकाम को एक कसीरुल अकीदा मरकज़ में तब्दील कर देगी, जहां यहूदियों को इबादत की वसी तर रसाई दी जाएगी। इसराइली निगरानी इसको हासिल होगी। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि ट्रंप इंतज़ामिया की ख्वाहिश है कि मस्जिद अक्सा की मुस्लिम शनाख्त को ख़त्म करके इस जगह को एक ऐसे तारीखी सियाहती मुकाम में तब्दील कर दिया जाए जो तीनों इब्राहिमी मज़ाहिब इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत की मेज़बानी कर सके। यानी अब ये जो एक शनाख्त है मस्जिद अक्सा की कि ये मुसलमानों का एक मुकद्दस मुकाम है, वो शनाख्त ख़त्म की जाएगी और एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई जाएगी। वो बॉडी इसराइल की निगरानी में काम करेगी और इसराइल का तहफ़्फ़ुज़ करेगी, और ये एक सियाहती मुकाम में कन्वर्ट हो जाएगा और सबको इजाज़त होगी, और वो बॉडी फैसला करेगी कि किसने जाना और किसने नहीं जाना। अब इसके ऊपर बोर्ड ऑफ पीस में कौन आवाज़ उठाएगा, कौन उठाएगा आवाज़, कौन इस पर बात करेगा? क्या पाकिस्तान के फील्ड मार्शल इस पर बात करेंगे जो बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा है? लेकिन वो तो डोनाल्ड ट्रंप के फेवरेट फील्ड मार्शल हैं, वैसे इसके ऊपर उन्हें बात करनी चाहिए, या हमारे मौलवी कम से कम इस पर बात करें जो दीन के ठेकेदार बनते हैं। नाज़रीन देखिए, पाकिस्तान में ना एक जो ताकतवर है ना उसी को रहने का हक है। मैं आपको एक मिसाल देकर भी बताता हूँ। अगर आप ताकतवर है, आप पाकिस्तान में रह सकते हैं। आपके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए फौज के साथ, और आपके पास ताकत होनी चाहिए, पुलिस वाले आपके वाकिफ होने चाहिए, अदालत के अंदर जजेस आपके कंट्रोल में होने चाहिए। आप पाकिस्तान में रहें, जो मर्जी करें, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। रूल ऑफ लॉ के साथ आप पाकिस्तान में नहीं रह सकते। शरीफ आदमी का गुजारा ही नहीं है, अपनी इज्जत बचाना वहां पे मुश्किल है। ये हालात पैदा हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर जारी कर दिया कि 1 कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू के अपार्टमेंट के मालिकान को बेदखल नहीं किया जाएगा। आप अंदाजा करें, जब अमीर आदमी के गिरेबान पे हाथ डला, जब अमीर आदमी को पकड़ा गया और पूछा गया कि इल्लीगल जगह है जनाब, खाली कीजिए, तो हाई कोर्ट बीच में आ जाती है। इसी शहर में यहां से वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर हजारों गरीबों के मकानात खाली करवा के गिरा दिए, हजारों गरीबों को बेघर कर दिया गया। लेकिन